साइंस सपोर्ट्स फ्री थॉट को, फ्री विल को हम बात करते हैं इनसे। हेलो, अरे भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। पहले तो ये जो भी जाहिल बंदे ने जो आपके साथ किया है अभी एक कॉल पे, नहीं नहीं, मेरे साथ थोड़ी किया, तो उसने किसी और के साथ किया यार, वो मैंने बता दिया उसने किसके साथ किया। आप फिक्र ना करें, अच्छा चले आप बात करें अपनी। अच्छा अच्छा, मैं ये बात कर रहा था गालिब भाई के अक्सर मैंने आपसे डिबेट जो किया है उसमें मुझे यही इम्प्रेशन मिलता है कि आप जो है ज़रा थोड़ा साइंस के फर्म बिलीवर हैं और आप फिलोसफी को इतना खातिर में नहीं लाते। तो यार फिलोसफी जो फिलोसफी खुद है ही फिलोसफी को खातर में नहीं लाती भाई। ठीक, साइंस जो है वो ठीक है, एक बेस है, एक ग्राउंड है जिसके बेस पे फिलोसफी आगे चल सकती है। अब जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशंस हैं वो साइंस को जवाब नहीं देती, क्योंकि वो नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड है और सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो साइंस ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह और ये चीज़ें बड़ा क्लियर है हमारे पास कि ये काम किस तरह हो रहा है, उसकी बेसिस पे मैंने कंप्यूटर्स बनाए, मोबाइल्स, सारी चीज़ें यानी हम लोगों ने जो है डेवलप की, बड़ी सक्सेसफुल क्वांटम मैकेनिक्स की वो है। लेकिन फिलोसफी जो है उसका आंसर देती है, यानी पॉसिबिलिटीज बताती, चले अगर डेफिनेट आंसर नहीं देती तो एटलीस्ट हमें एक ओपन माइंडेडनेस शो करती है, उससे आगे लेके चलने की कोशिश करती है। तो जो फिलोसफिकल माइंड होता है उसका उसका थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है कि वो थोड़ा ओपन माइंडेड होता है। जो नॉन फिलोसफिकल माइंड है, जो कि सिर्फ एविडेंस बेस्ड चीज पे चलेगा, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा टनल विजन, क्लोज माइंडेडनेस पे, यानी मेरे नज़र में जो है वो आता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे इस चीज पे? आप कह रहे हैं कि साइंस, ये कहना कि फिलोसफी, साइंस फिलोसफी से सुपीरियर नॉलेज है, ये टनल विजन पे बेस्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिलोसफी जो है साइंस के आगे की चीज है, यानी साइंस जो है जो बेस बनाती है, तो फिलोसफी उसके आगे फिर उसका आंसर देती है कि ये इस तरह क्यों है। ये खासतौर पर नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड और इन चीजों में जो है, तो जहाँ जहाँ पर साइंस हमें आंसर नहीं दे सकती तो फिलोसफी हमें हेल्प करती है। तो आपकी, मैं डिबेट्स में हमेशा ये देखता हूँ कि आप, ठीक है, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज है साइंस का, हर चीज, यानी बड़ा आपका हर चीज का एविडेंस बेस आप की अप्रोच रहती है। नहीं, आप समझते हैं फिलोसफी लेकिन में मैं कच्चा हूँ हैं? फिलोसफी में आप कच्चे नहीं होंगे, लेकिन आप फिलोसफिकल जो वो है उसमें आप जरा इतना खातर में नहीं लाते, आप ओपन माइंडेड नहीं रखते अपने आप को फिलोसफीज में ज्यादा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी इंटेलिजेंट आप मुझे डिजाइन जानते की नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। अगर आप मुझे जानते होते तो आप ऐसा नहीं कहते। और मैं अभी आपको बता दूंगा कि जो मैं बात करता हूँ उनकी बड़ी स्ट्रांग बेसिस है, इवन के फिलोसफी के मैदान में। फिलोसफी खुद फिलोसफी के बारे में क्या कहती है मैं आपको वो बताऊंगा, शायद आपने कभी सुना ना हो। और आपको कोई जी और बताइए। यूट्यूब पे या फेसबुक पे या आगे पीछे या ट्विटर पे कोई बताएगा भी नहीं जो मैं बात आपको बताऊंगा। आपको पता है कि बताएं बताएं। 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े फिलोसफर कौन थे? कोई दो तीन का नाम आप बता सकते हैं मुझे? फिलोसफर जो हैं, कार्ल मैक्स एक था फिलोसफर। 20वीं सेंचुरी, ये तो आप 19वीं सेंचुरी का बता रहे हैं। 20वीं सेंचुरी के बड़े बड़े फिलोसफर कौन है? 20वीं सेंचुरी के बड़े बड़े फिलोसफर नहीं, मेरे जहन में तो अभी फिलहाल एरिस्टोटल और ये सारे पुराने जमाने के ही हैं, नए जमाने का कोई नहीं है। पहली तो बात यह है कि फिर आपको अपने आप को ना मॉडर्न फिलोसफी से के अंदर एजुकेट करना चाहिए, जो कि आपसे पहले भी बात करके मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गया था कि आप मॉडर्न फिलोसफर्स के काम से वाकिफ नहीं है। 20वीं ठीक है, सदी के चले वो। बड़े बड़े फिलोसफर्स में एक तो रसल है। मैं तो आपको ये कह देता हूँ कि हैंड्स डाउन रसल से बड़ा फिलोसफर जो है ना, वो 20वीं सेंचुरी में क्या शायद पिछले 1000 साल में कम आया होगा। ठीक है, समझ गए? फिर और जी बहुत जी से जी। लोग हैं जो कि हैं, मगर एक फिलोसफर है वो जिसका लोग नाम नहीं जानते, मगर वो फिलोसफर जो है ना, वो एक ऐसी नॉलेज के बारे में एक ऐसी कलीदी बात कहा गया हुआ है जो कि बहुत कम लोगों ने की है। और उसने जो बातें की है ना, वो सारे नॉलेज को, इंक्लूडिंग फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस, सबको इनकम्पस करती है। उस फिलोसफर का नाम है कर्ट गोडेल। आपने नाम सुना हुआ है या नहीं? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। कर्ट गोडेल के काम से अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, वो शायद आपको थोड़ा पसंद भी आए। क्योंकि कर्ट गोडेल ने जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था ना,
एंसलम ने जो पेश किया था उसकी मॉडर्न फॉर्म भी बनाई, ठीक है। और मॉडल लॉजिक एक फिलॉसफी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, उसे वो मॉडल लॉजिक उसे कहा जाता है, ठीक है। मॉडल लॉजिक का वो बाप है, मॉडल लॉजिक का MODAL, ठीक है, आप जरा सर्च कीजिएगा, वो बंदा उसका बाप है, ठीक है। और मॉडल लॉजिक के मुताबिक ही उसने खुदा का ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ दिया था, कर्ट गोडेल ने, ठीक है। और कर्ट गोडेल को हैंड्स डाउन मैथमेटिक्स के अंदर, जो मैथमेटिक्स में एक और प्राइज होता है ना, मुझे मतलब उसका नाम भूल गया हुआ है, जो मिलता है, जो कि नोबेल प्राइज के बराबर होता है, उसे वो भी मिला हुआ था। यानी वो एक टाइम पे दुनिया का सबसे अकॉम्प्लिश्ड मैथमेटिशियन था। ये बंदा सिर्फ फिलोसफर नहीं है, ये मैथमेटिशियन भी है। कर्ट गोडेल जर्मन था असल में। खुदा का उसने ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ दिया, मगर जो उसका सबसे ज्यादा मायानाज काम है फिलोसफी में और मैथमेटिक्स में, उसने 3 थ्योरम पेश किए थे, थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। तो वो जो थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस है ना, उनका लुब्बे लबाब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो पहला थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस है ना, वो ये कहता है कि किसी भी लॉजिकल सिस्टम को, फील्ड्स मेडल उसने जीता था, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो किसी भी लॉजिकल सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए इनकम्प्लीट होना जरूरी है, ठीक है। इसे कहा जाता है थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। अब इनकम्प्लीटनेस का मतलब क्या है? कंप्लीट सिस्टम वो होगा कि जो अपने तमाम प्रिंसिपल्स को खुद एक्सप्लेन करने की काबिलियत रखता हो, वो होगा कंप्लीट सिस्टम। मगर मसला ये है कि कंप्लीट सिस्टम जो है ना, वो इनकंसिस्टेंट होता है। यानी वो कंसिस्टेंटली एक ही बात बार बार सच साबित उसके अंदर नहीं की जा सकती। यानी उसमें एक बार सच होगी तो दूसरी बार झूठ होगी, यानी वो लॉजिकल हो ही नहीं सकता कंप्लीट सिस्टम। मगर इनकम्प्लीट वो क्या कहता है, किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए इनकम्प्लीट होना लाजमी है। यानी सिस्टम कुछ ऐसे प्रेमिसेस पे बेस करता हो, यानी सिस्टम जो है ना, सिस्टम के कुछ डॉगमास होते हैं, ठीक है। डॉगमा किस बात को कहा जाता है? कि जिस बात को आप सच मानते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, बस वो सच आप उसको मानते हैं। जैसे एक सिंपल किसी बात है कि 2+2 = 4 असल में, या फिर एडिशन जो है कि 2 + 2 जो है वो 4 होते हैं, हम बस इस बात को मानते हैं। इस बात को मैथमेटिकली प्रूव नहीं भी करेंगे तो ये बात सच होगी। मैं एज एग्जांपल बात ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। मगर ये बात कंसिस्टेंट है कि आप यूनिवर्स के अंदर कहीं भी 2+2 करेंगे तो वो 4 ही आएगा हमेशा, ठीक है। मगर हमारे पास इस बात की कोई, ठहर जाए, अब मेरे इसकी पास इसका आंसर है। देखिए मेरे पास इसका आंसर ये है कि जो न्यूटन की फिजिक्स थी जिसमें ग्रेविटी थी, उसमें भी 2+2 = 4 आता था। फिर इसके बाद जब आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने अपना ये अपने ग्रेविटी, स्पेस टाइम की ग्रेविटी का इसने जो है अनवील किया, तो उसमें जो है वही सारी इक्वेशन, वो भी 2+2 = 4 ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो न्यूटन की फिजिक्स थी वो मैथमेटिकली वो भी सही थी। चीजें यानी जब नीचे गिरती हैं ग्रेविटी की वजह से, वो यानी उसको वो ये नहीं बता पाया कि क्यों हो रहा है। लेकिन जो है आप मेरी बात आइंस्टाइन ने समझ बेटर नहीं पाए, एक्सप्लेनेशन दी। आप मेरी बात को समझ तो नहीं पाए। मैं लॉजिकल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, कोई एग्जांपल मुझे दीजिए मेरे जरा इसके बारे लॉजिकल में सिस्टम कोई। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं आप अपनी बात को एलेबोरेट करने के लिए? मैथमेटिक्स खुद आप ले लें, मैं मैथमेटिक्स की तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैथमेटिक्स का 2+2 = 4 एक डॉगमा है, एडिशन एक डॉगमा है, मल्टीप्लिकेशन एक डॉगमा है। आप इनको साबित नहीं कर सकते कि ये खुद सच कैसे हैं। मैथमेटिक्स इनको साबित नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता कि एडिशन का प्रूफ दे आपको मैथमेटिक्स, वो देती नहीं है कभी भी। ये मैथमेटिक्स का डॉगमा है असल में। मल्टीप्लिकेशन जो है मैथमेटिक्स का डॉगमा है। इक्वालिटी इक्वालिटी जो है वो खुद मैथमेटिक्स का डॉगमा है। आप इक्वालिटी का प्रूफ नहीं लेके आ सकते। दुनिया के सब प्रूफ जो कि खुद एक इक्वेशन के दो साइड्स के इक्वल होने में बेस है, आप उसको इक्वालिटी को प्रूफ नहीं कर सकते कि वो क्या है। इक्वालिटी डॉगमा है, आप उसे बस इक्वल मान के चलते हैं। तो मसला ये है कि मैथमेटिक्स का सिस्टम, साइंस का सिस्टम, फिलॉसफी का सिस्टम, जब तक ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है ना, ये इनकम्प्लीट है।
तो अगर आप ये समझें कि फिलॉसफी जो है वो खुद को, ये फिलॉसफी खुद में एक कंप्लीट सिस्टम है और फिलॉसफी को किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई फिलॉसफी के नहीं अपने नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये बात गलत है कि फिलॉसफी को जरूरत नहीं है। फिलॉसफी को बिल्कुल साइंस की जरूरत है। फिलॉसफी साइंस के बगैर नहीं चल सकती, ये बात तो कंफर्म है, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल आपसे कि, बात, लेकिन मैं सिर्फ हाँ, तो जो बात मैं आपको सिर्फ ये समझ आ गई है अभी, वो ये है, असल में वो ये है कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ नॉलेज को ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है और दूसरा इनकम्प्लीट है। साइंस की खूबसूरती ये है कि साइंस कभी ऐसा क्लेम करती नहीं है, ठीक है। साइंस जो है ना वो कर्ट गोडेल के थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस के ऊपर पूरा उतरती है, मगर लोगों को गलतफहमी होती है मैथमेटिक्स के बारे में और फिलॉसफी के बारे में कि वो शायद इसको तोड़ सकते हैं, वो भी नहीं तोड़ सकते दोनों, ठीक है। नहीं तो नहीं फिर तोड़ अगर सकते आप वो ये तो कहते हैं ठीक ना है। कि हाँ जी आप साइंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मैं साइंस को ज्यादा वैल्यू क्यों देता हूं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि फिलॉसफी जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। ये बात आप मानते हैं कि ठीक है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। साइंस जो फिलॉसफी है जो ना है वो वो साइंस साइंस कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कंक्रीट है। साइंस एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। साइंस एक बिल्कुल बिल्कुल, साइंस प्रैक्टिकल कंक्रीट है। रियलिटी को, और लेकिन ये बात लेकिन याद साइंस रखिए, इवॉल्व भी तो हो रही है ना, देखें। साइंस जो है वो इवॉल्व भी तो हो रही है ना, आप देखें, जिस तरह आपको मैंने कौन आपको कह रहा है कि एग्जांपल दी थी। फिलॉसफी इवॉल्व नहीं हो रही? अगर आप समझते हैं कि नहीं, सोक्रेट्स की फिलोसफी भी हो रही फिलॉसफी, है, फिलोसफी भी हो रही है, फिलोसफी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन हाँ ना, मगर साइंस मसला की मेन बेसिस ये पे है कि कंक्रीट। देखें देखें, मैं ये कह रहा हूँ, साइंस की बेसिस पे अपनी कंक्रीट पोजीशन लेना, बिल्कुल, कि पत्थर की लकीर लेना कि नहीं, ये इसी आपको तरह ही कौन कह होगा रहा है कि मैं जैसे। साइंस की बेसिस पे कंक्रीट पोजीशन लेता हूं? मैं तो नहीं लेता साइंस की बेसिस पे, मैं तो रियलिटी फॉर की बेसिस एग्जांपल पे लेता हूं भाई, सिंपल सी बात है। जो फॉर एग्जांपल मैंने आपको इंटेलिजेंट डिजाइन का आर्गूमेंट दिया था पहले लास्ट टाइम। तो इंटेलिजेंट डिजाइन के आर्गूमेंट में जो है फिलोसफी कहती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये पॉसिबिलिटी। फिलॉसफी कहती है पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी को तब भी माना जा, पॉसिबिलिटी जो है ना वो किसी चीज का प्रूव नहीं होती असल में, ये भी बात याद रखने। पॉसिबल ठीक है वर्ल्ड ठीक है। जो है ना वो नहीं नहीं ठहरे, आपको समझने की जरूरत है। आप असल में ना, आप फिलॉसफी को जानते हो, कुछ बातें आप जानते हो, मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको सीरियसली सोचने की जरूरत है। जैसे सिंपल सी बात है, क्या मैं आपको जो बात कर रहा हूं, पॉसिबल वर्ल्ड्स प्रूव नथिंग। मैं बात करता हूं रियलिटी की। रियलिटी असल में सच्चाई की जो दुनिया की सबसे मॉडर्न डेफिनेशन है ना, वो ये है कि सच्चाई वो होती है जो कि हकीकत को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। सच्चाई, असल में सच्चाई का फैसला जो है ना वो हकीकत करती है। हकीकत तक पहुंचने के कुछ दो तरीके हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से पहुंचा जा सकता है या एक्सपेरिमेंट से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका हकीकत तक पहुंचने का नहीं है। लॉजिकल ट्रूथ आप ये मान तो सकते हैं कि वो ट्रू है, मगर वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मान सकते कभी भी। लॉजिकल ट्रूथ्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ बनने के लिए भी फिर रियलिटी की टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा करना है। जमीन गोल है, आप बैठ के एक पूरा मैथमेटिकल थ्योरम बना सकते हैं, आप ये साबित कर सकते हैं बैठ के ऑन ग्राउंड कि हाँ जी मैं इधर बैठा हूं इस टावर के अंदर, इस टावर का कद जो है वो यहाँ पे इसका साया इतना है, मैं दूसरे सिटी में जाता हूं वहां पे उसका साया इतना है। आप बैठ के मैथमेटिकली ये प्रूव कर देंगे कि जमीन गोल है। मगर ये बात याद रखिएगा, इनडेफिनेटली या डेफिनेटली इस बात का, सॉरी, फैसला रियलिटी ही करेगी। जब आप स्पेस में जाएंगे, आप तस्वीर लेंगे जमीन की, आपको गोल नजर आएगी, तो तब ही आप एग्जैक्टली मानेंगे कि जमीन गोल है, ठीक है। उसके बगैर आप बिल्कुल नहीं मान सकते। जब तक आप एब्स्ट्रैक्शंस में प्रूव करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन ऑन पेपर होती है, रियलिटी ऑन ग्राउंड होती है। तो प्रॉब्लम यह है कि फिलॉसफी क्यों एक, मैं कहता हूं कि एक इंफीरियर नॉलेज है, इसलिए क्योंकि फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर खेलती है। मगर साइंस जो है वो क्या करती है, या साइंस का मसला यह है कि साइंस ट्रूथ को रियलिटी के जरिए तोलती है, जो कि एक सुपीरियर वे ऑफ गेनिंग नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, चले, मेरा आपसे एक सवाल है। आइंस्टाइन जो है, जब उसने अपना ये थॉट प्रोसेस चलाया होगा सारा, ये स्पेस टाइम और ग्रेविटी से अपने रिलेटेड जो थॉट चलाया होगा, तो वो पहले फिलोसफी से चल के ही साइंस पे आया होगा ना। उसने मैथमेटिकल, ठीक है, उसने मैथमेटिकली प्रूव किया उस चीज को, लेकिन वो उस अगर वो न्यूटन को ले लेता कि न्यूटन ने तो ये बात की है, और वो हम लोग उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं, कैलकुलेशन हुई हुई हैं, और सारा कुछ जो है ऑलरेडी हम लोग जो प्लैनेट्स है सारे, वो उनकी इमोशन हो रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल न्यूटन की इक्वेशंस के थ्रू हो रही है।
तो अगर उसको हम वो लिटरली ले लेते तो वो कभी कोई चीज वो निकाल ही ना सकता। तो उसने अपने आप को ओपन माइंडेड रख के उसने एक नया फ्रेमवर्क बनाया, बिल्कुल कंप्लीटली। तो वो थोड़ा फिलोसफिकल होके उसने फिर उसको साइंस के थ्रू उसने वो भी किया, उसने प्रूव किया। तो नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि फिलोसॉफिकल हो के, नहीं, ये बात याद रखें कि जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी है ना, वो उन कमियों की बेस के ऊपर थ्योरी बनी जो कि न्यूटन की फिजिक्स के अंदर मौजूद थी। जैसे कि एक सिंपल बात है कि आइंस्टाइन को ये चीजें पता थी कि ये बातें न्यूटन की थ्योरी फेल कर रही है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि सारे सितारे जो है ना, वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, मगर मरकरी जो है ना, वो घूमता तो है सूरज के गिर्द, मगर उसके ऑर्बिट में एक प्रॉब्लम है, उसका ऑर्बिट कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है। ये जो शिफ्ट थी ना, ये न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक किसी भी सूरत एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। ठीक है। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, न्यूटन की सही है, थ्योरी बिल्कुल। इस बात को बता ही नहीं पा रही थी कि ये शिफ्ट कैसे आती है। ये वो इसी तरह कमी थी। देखें, बिल्कुल। देखिए, ठहरे ठहरे ठहरे, आप कह रहे हैं कि अगर उसको कंप्लीट मान लेते तो कभी पहुंचता ही ना। तो इसी भाई, तरह आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी कंप्लीट नहीं मान सकते, क्योंकि तो नहीं थ्योरी ऑफ मान रहे ना। रिलेटिविटी जो है देखिए, मैंने तो बात ही खत्म कर दी जब मैंने गुडैल के इनकम्प्लीटनेस के थ्योरम्स को इन्वोक किया। आप उस तो बात पे कंफ्यूज है, मैं नहीं हूं। देखें देखें, तो मैं इसका तो आपको मतलब कह ये रहा हुआ हूं ना कि कि थ्योरी ऑफ साइंस। जनरल, ठहरे सुन लेना यार, एक तो आप कट करी जा रहे हैं, बात का मजा खराब कर रहे हैं आप। अच्छा, करें करें। बात सिंपल सी है भाई, मैंने तो इनकम्प्लीटनेस को इन्वोक ही इसलिए किया कि मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि कोई नॉलेज कंप्लीट नहीं है। साइंस इसलिए सुपीरियर है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करती है और एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करती है, यानी वो चीजों की रियलिटी को टेस्ट करती है, वो चीजों की लॉजिकल कंसिस्टेंसी को टेस्ट नहीं करती। और लॉजिकल कंसिस्टेंसी के बारे में तो ऑलरेडी गुडैल ये साबित कर चुका है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी जो है वो इनकम्प्लीट ही होती है हमेशा। समझ गए ये बात? आप अगर दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो शुरू से एक ही है। आप अपनी बात बदल रहे हैं, मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूं। 100% शुरू से लेके अब तक मैं एक ही बात कर रहा हूं कि ये बात आप याद रखें। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहे फिलॉसफी हो चाहे साइंस हो, साइंस का मसला यह है कि साइंस भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। मगर मजे की बात यह है कि साइंस उस एब्स्ट्रैक्शन को रियलिटी से टेस्ट कर लेती है, इसलिए वो फिलॉसफी से सुपीरियर हो जाती है। हाँ, फिलॉसफी देखिए ऐसा हम नहीं तो करती। तो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि साइंस भी एब्स्ट्रैक्शन पे पहले जाती है। तो साइंस भी डेफिनेटली इसमें फिलोसफी की आप क्यों ये समझ जाती है। रहे हैं कि तो मैं इस बात का इनकार कर रहा हूं? मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा इस बात का। मैंने जब इनकम्प्लीटनेस इन्वोक किया तो मैंने रिपीटेडली ये बात कहा है कि मैथमेटिक्स, साइंस और फिलॉसफी तीनों इनकम्प्लीट है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, थ्योरेटिकल सिस्टम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। साइंस की सुपीरियरिटी मैंने आपको ये दिखाई है क्योंकि फिलॉसफी के बारे में लोगों को गलत फहमी होती है कि फिलॉसफी ऑल इनकम्पसिंग है। फिलॉसफी ऑल इनकम्पसिंग नहीं है। जिस तरह मैथमेटिक्स और साइंस नहीं है, फिलॉसफी भी नहीं है। साइंस बिल्कुल उससे बिल्कुल, सुपीरियर मैं तो इसलिए एग्री है करता हूँ। क्योंकि साइंस जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट उसके फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो कि फिलॉसफी के फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। नहीं नहीं, सही है, सही है, फिलोसफी वाली बात आपकी सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेट फिलोसफी जो है आंसर देती है चीजों का। बस मैं सिर्फ ये इतनी बात कर रहा हूँ कि फिलोसफी बंदे को एटलीस्ट ओपन माइंडेड रखती है। तो रखती फिलोसफी है में जी, बंदा लेकिन आप अभी क्लोज माइंडेड हैं, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि साइंस के अंदर एक एडिशनल चीज है, आप फिर भी कह रहे हैं कि सर फिलॉसफी सुपीरियर है। नहीं है सुपीरियर, आपको कौन कह रहा है? ये बात भाई, मैं याद रखिए सुपीरियर कि सुपीरियर जो की शख्स ये समझता है, मैं नहीं नहीं, ठहरे ठहरे भाई, बात समझ लें। जो शख्स ये समझता है कि ऑन पेपर लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिक्स के थ्रू एक बात को जो पेपर पे सच्चा साबित किया जाता है वो सुपीरियर है उससे, जो कि रियलिटी के थ्रू टेस्ट होकर सामने आती है, इसका मतलब यह है कि वो बात असल में वो बंदा बातों को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाया। तो ये आप वीडियो देखें दोबारा देखें मैं देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। लेकिन अपना मैं आपको सिंपल सी ये बात कर रहा था कि जिस तरह साइंस जो थी पहले 1900s में एक बंदे ने फिजिक्स में के बारे में बोला था कि अब हमने सब कुछ जान लिया है। अब जो है यानी और कुछ नहीं है और इस दुनिया में जानने के लिए। तो फिर आगे जाके इनको पता लगा, क्वांटम मैकेनिक्स आई, और फिर बाद में जाके पता लगा कि साइंस तो भूल भुलैया है पूरी, यानी ये बहुत बड़ी एक, यानी हमें तो कुछ पता ही नहीं है अभी।
तो वो उस टाइम पे साइंस को देख के उनका जो माइंडसेट था, क्योंकि इतनी डिस्कवरीज हो रही थी, इतना सारा कुछ हो रहा था, तो उसको देख के उन्होंने ये क्लोज माइंडेडनेस शो की कि जैसे हमने सब कुछ ही देख लिया, अब कुछ रहा ही नहीं है। और तो फिर बाद में जाके साइंस को पता लगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो इसी तरह मेरा यही आर्गुमेंट है कि खासतौर पर नेचर ऑफ रियलिटी के लिहाज से साइंस इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, खासतौर पर जब जब चीजें इवॉल्व हो रही हैं साइंस मेरे में। ख्याल में आपने और तो वहां पे यार जिधर जिधर से आप चले थे आप वहां पे वापस आ गए हो, आपको बात समझ ही नहीं आई कोई भी। फिर भी प्रॉब्लम ये है कि नहीं आप नहीं सर, बोलते जाते हो और आप यू कम एज अ वेरी मतलब ऐसे पर्सन की तरह आप आते हो कि जिसको सब कुछ पता है, मगर आखिर पे आप वो बात कर देते हो जो कि बिल्कुल ही जो है ना सब कुछ ही मतलब चौधरी साहब तुसा खोता ही खूच छोड़ देता है। सिंपल जो बात मैं आपसे कहूंगा, बात वही है ना भैया, क्या ये दावे फिलोसफर्स ने नहीं किए? अब आप आर्ग्यूमेंट स्पेशल केसेस को आप जनरलाइज करना शुरू आपने कर दिया। ठीक है यार, ये बातें तो फिलोसफर्स ने भी की हैं भैया। आप क्या समझते हो अरिस्टोटल नहीं था ऐसी बातें करता? ठीक है, जब आपको पता है कि फिलोसफर्स ने तो ट्रूथ क्लेम्स विदाउट एनी कन्विक्शन किए हैं, बल्कि फलेशियस और डिसऑनेस्ट ट्रूथ क्लेम्स किए हैं फिलोसफर्स ने। अरिस्टोटल इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, खुदा के बारे में ऐसे ऐसे दावे कर जाता है जिनकी कोई बेसिस ही नहीं है सिरे से। ठीक है, एंसलम की अब आप बात करें, एंसलम ने ऐसी फजूल बातें की हैं कि बस छोड़ ही दें आप। तो भैया आप जो बात कर रहे हो ना, आप अब क्या कर रहे हो, ग्रॉस जनरलाइजेशन करके बातों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये होती नहीं है सही साबित। दूसरी बात ये है कि असल में हम्बलनेस ये नहीं है कि हाँ जी फिलॉसफी ये कहती है कि पॉसिबल वर्ल्ड्स दिस एंड दैट एक्स वाई फलांडम का, ये हम्बलनेस नहीं है। हम्बलनेस ये है कि आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग की कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद भी उसे टेस्टेबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी के लिए पेश कर दें। फिलॉसफी में बहुत ज्यादा ऐसे क्लेम्स होते हैं जो कि अनफॉल्सिफाइबल होते हैं, और ये भी फिलोसफर्स ने ही बताया कि अनफॉल्सिफाइबल क्लेम की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो जो पॉसिबल वर्ल्ड्स एंड पॉसिबल वर्ल्ड्स की बातें होती हैं, बहुत सी बार फिलोसफर्स उनके ऊपर ऐसे हठधर्म हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये बातों को झूठ साबित किया ही नहीं जा सकता, या ये बातें एब्सोल्यूट ट्रूथ्स हैं। और जितना एब्सोल्यूट ट्रूथ्स के बारे में क्लेम्स फिलोसफर्स ने किए हैं उतने तो किसी ने भी नहीं किया यार। अब आप एक तरफ आज के साइंसदानों को खड़ा कर दें और दूसरी तरफ आप विलियम लेन क्रेग को खड़ा कर दें, तो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि फिलोसफर्स कैसे कैसे जाहिल होते हैं और क्या बातें करते हैं। तो आपने जो आप साइंस वर्सेस फिलॉसफी की बात करके आए हो ना, असल में ये कम इल्मी पे बेस्ड है। असल में मैंने आपको कहा है ना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की वजह से आज इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि साइंस एक सुपीरियर नॉलेज है। क्यों? और नॉलेज क्या होता है? असल में नॉलेज की वेरी डेफिनेशन ये है कि नॉलेज असल में रियलिटी को की एक्सप्लेनेशन का नाम है। दोनों में से कौन सी चीज रियलिटी को बेहतर एक्सप्लेन करती है, वो सुपीरियर नॉलेज है। और ये बात आज डेफिनेटली साबित शुदा है कि असल में साइंस ही रियलिटी को बेहतर एक्सप्लेन करती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि पॉसिबल वर्ल्ड्स और थ्योरेटिकल और मैथमेटिक्स और फलां और ढिमका, भाई वो असल में दिमाग की मुश्तजनी से ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप चीजों को रियलिटी से मैच नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। ठीक है भाई, ये बात है। सही अच्छा है। मुझे ये मैं अब एक बहस क्वेश्चन कर कर लूँ रहा और हूँ, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो कॉल चले इस कॉल को दोबारा देखिएगा जरा ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएंगी बातें। मैं बातें अपनी सारी चलो ठीक है। एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन के आपने 2-3 दफा सेम बातें रिपीट की हैं और मुझे बातें दोबारा एक्सप्लेन करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये टाइम जाया हो रहा है सिर्फ अब। ठीक है, आप इसको चलो दोबारा ठीक है, दोबारा। नेक्स्ट टाइम बात करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट बाय। टाइम बात। तो चले जी, हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं अब। ये बातें हैं असल में कि लोगों को समझ आती नहीं है, और वो समझते हैं ये इस तरह का कॉन्डेंसेंडिंग बिहेवियर पहली बार नहीं हुआ कि जो फिलॉसफी की 4 किताबें पढ़ लेते हैं वो शो करें। यार आज से 10 साल पहले भी मैं यही लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, फेसबुक पे भी यही हो रहा होता था कि कोई आ जाता था, वो अपने आप को फिलॉसफी का बड़ा एक्सपर्ट समझता था, और उनको ना इनकम्प्लीटनेस का पता होता था, ना उनको और चीजों का पता होता था, ना वो समझते थे कि एब्स्ट्रैक्शन और रियलिटी के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। पॉसिबल वर्ल्ड्स का मतलब कोई रियलिटी नहीं है, ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। प्रोबेबिलिटी, यही जो लोग क्लेम करते हैं कि फिलॉसफी बहुत बड़ी चीज है, इनको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के दरमियान में डिफरेंस नहीं पता होता, और इनको रियलिटी और एब्स्ट्रैक्शन के दरमियान में डिफरेंस नहीं पता होता, और ये आके बातें कर रहे होते हैं कि ओ जी फिलॉसफी बड़ा सुपीरियर नॉलेज है। ओ यार छोड़ो यार, पहले कुछ सीख के आओ। हम उस स्कूल में इंटेल लगा के आए हैं
जिधर अभी तुम पढ़ रहे हो। ये बड़े बहुत पुरानी बातें हैं, जब मैं इस बहस में पढ़ा करता था और ये बहस मेरे दिमाग में कोई हिस्सा रखती थी। ठीक है, हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।